हेलो दोस्तों, क्या आप आईटी में जॉब चालू करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी आईटी एक्सपीरियंस के और एजुकेशन के? तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो एंड तक देखिए और आपको पता चलेगा कि एक महीने के अंदर कैसे आप 6 लाख से लेकर 8 लाख तक की सालाना इनकम बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी आईटी जॉब पकड़नी है। इसके अलावा इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं वही प्रॉब्लम्स आपको आइडेंटिफाई करने वाला हूं, जिससे कि आपको पता चले कि आपको किस तरह के चैलेंजेस के लिए रेडी होना है। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको शुरुआत से लेकर एंड तक सारी प्रोसेस बताऊंगा कि आपको कैसे अपने आप को तैयार करना है जॉब के लिए, और कैसे उस जॉब में इंटरव्यू देना है, और कैसे उस जॉब में सिलेक्शन पाना है। चलिए, तो सबसे पहले जॉब चालू करने के पहले आप अपना थोड़ा सेल्फ असेसमेंट कर लीजिए। इसके लिए आपको ऑनलाइन बहुत से साइकोमेट्रिक टेस्ट मिल जाएंगे, लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी आपने डिसाइड कर लिया है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आईटी में आप जाना चाहते हैं और आजकल एनालिटिक्स की धूम मची हुई है, तो यदि आप एनालिटिक्स में जाते हैं तो आपको जॉब आसानी से मिल भी जाएगी। दूसरा, आपको इसमें अच्छी सैलरी से भी शुरुआत होगी। तो आप सेल्फ असेसमेंट कर लीजिए। यदि सेल्फ असेसमेंट आपने कर लिया है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आप आईटी में एनालिटिक्स में ही जॉब करना चाहते हैं, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो सेल्फ असेसमेंट करने के बाद एक आप ये देखिए कि आपका क्वालिटी क्या है। यदि आपकी क्वालिटी ये है कि आप डेटा को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, तो एनालिटिक्स इंडस्ट्री आपके लिए काफी अच्छी है। तो उसके लिए आपको स्किल डेवलप करना होता है, क्योंकि कोई भी कॉलेज आपको एनालिटिक्स की स्टडी नहीं पढ़ाता। वो आपको बेसिक नॉलेज देते हैं कि डॉटनेट या जावा का आपको बेसिक नॉलेज दे देते हैं, लेकिन एनालिटिक्स के लिए आपको एक स्पेशल स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी कॉलेज में अपना फीस भर चुके हैं। तो इसके बाद आपको स्किल डेवलप करने के लिए बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको स्किल डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। लेकिन इस वीडियो के लिए मैं एग्जांपल लेने वाला हूं यूडमी का। यूडमी में आपको बहुत से कोर्सेस मिल जाएंगे जहां पे आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और ये देखना है कि एनालिटिक्स में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आज की डेट में टॉप पे चल रहे हैं, जैसे कि पावर बीआई है, टेबलू है, या क्लिक सेंस है, या क्लिक व्यू है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को आपको स्टडी कर लेना है। इसके बाद आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आप पूरे एनालिटिक्स क्विक पोर्टफोलियो में किस सॉफ्टवेयर पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, या क्या वो मास्टर डेटा मैनेजमेंट है, या फिर एपीआई इंटीग्रेशन है, या फिर डेटा के डैशबोर्ड्स या रिपोर्ट्स बनाने में है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो आप एक 3 या 4 टूल के को नैरो कर लेंगे। जैसे कि पावर बीआई पे आप अपने आप को ट्रेंड करना चाहते हैं, तो उसके बाद आप जाइए udemy.com पे। udemy पे जाने के बाद सबसे पहले तो आप उस पूरे पोर्टफोलियो को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनालिटिक्स में काफी फील्ड होती है, जैसे कि मास्टर डेटा मैनेजमेंट होता है, जनरेटिव एआई होती है, एआई होती है, एपीआई इंटीग्रेशन होता है, आखिरी में रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड बनाने वाला सॉफ्टवेयर आता है। लेकिन आपको इस पूरे इंडस्ट्री को समझने के लिए udemy पे जाना है और इन सारे टॉपिक को एक एक करके फ्री वीडियोस में सर्च करना है। आप Udemy पे जाइए और वहां पे आप सर्च कीजिए। फॉर द एग्जांपल, यदि आप जानना चाहते हैं कि मास्टर डेटा मैनेजमेंट क्या होता है, तो Udemy पे जाइए, मास्टर डेटा मैनेजमेंट सर्च कीजिए और फिल्टर में सिलेक्ट कीजिए फ्री वीडियोस। तो वहां पे आपको फ्री वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये फ्री वीडियोस होते हैं आपके बेसिक नॉलेज के लिए। जब आप इस तरह से एक एक चीज को समझ लेते हैं कि मास्टर डेटा मैनेजमेंट क्या होता है, एपीआई इंटीग्रेशन क्या होता है, और आपका जेन एआई क्या होता है, फिर एआई क्या होता है, या फिर डैशबोर्ड्स कैसे बनाने हैं, इन सब चीज का आप जब बेसिक नॉलेज ले लेते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि ठीक है, अब मैं डैशबोर्ड बनाने वाली पोजीशन पे अप्लाई कर सकता हूं। यदि आपका वो ऑब्जेक्टिव है, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने जो एक प्रोडक्ट पकड़ा हुआ है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे पावर बीआई का लेता हूं, तो पावर बीआई का यदि आपने एक प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया है, तब आप जाइए वापस से यूडमी पे और सर्च कीजिए फ्री वीडियोस ऑफ पावर बीआई। जैसे कि मैंने बताया, सर्च में पावर बीआई डालेंगे और फिल्टर में फ्री वीडियोस डालेंगे, वहां पे आपको 2 या 3 फ्री वीडियोस मिल जाएंगे। तो उन फ्री वीडियोस को देखने के बाद आपको एक काफी नॉलेज हो जाएगा कि हाँ, इस चीज को आप सीख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी कोडिंग की जरूरत नहीं होती है, और आज की डेट में एज अ फ्रेशर भी आपको 6 से 7 लाख रुपए आसानी से मिल जाएंगे किसी भी बड़ी कंपनी में। और इसके बाद जब आप फ्री वीडियोस देख लेते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि ये इस प्रोडक्ट को आप आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनलिटी यूज होती है। यहाँ पे आपको कोडिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको पावर बीआई में ही जाना है, तो उसके बाद आप उसके कुछ पेड कोर्सेज करेंगे। यूडमी की एक खासियत है कि आप जो भी कोर्स करते हैं, इसका आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। इवन यदि आपने फ्री कोर्सेज भी किए हैं, तो भी आपको इसका सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो जैसे कि आपने ऑलरेडी ये कोर्सेज कर लिए हैं, फ्री कोर्सेज कर लिए हैं मास्टर डेटा मैनेजमेंट के लिए, एपीआई इंटीग्रेशन के लिए, एआई के लिए, जेन एआई के लिए, तो इनका भी आपको ये सर्टिफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा जब आप पावर बीआई की डिटेल्ड स्टडी करेंगे, डिटेल स्किल डेवलपमेंट करेंगे, तो उसका भी आपको एक मेजर सर्टिफिकेशन मिलेगा। ये सारे सर्टिफिकेशन आपके प्रोफाइल को, आपके रिज्यूम्स को काफी स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, जो कि आपको एक भीड़ से अलग करके सामने रख देते हैं। और इन स्किल्स की मार्केट में आज की डेट में डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो आपको 6 से 8 लाख रुपए तक की सैलरी आसानी से शुरुआत में ही मिल जाएगी।
जब आप ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद एक प्रोसेस चालू होती है रिज्यूम बिल्डिंग की। अब चूंकि आपने इस सर्टिफिकेशन में कुछ सर्टिफिकेशन के साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिज्यूम में अपनी एजुकेशन, अपना इंट्रोडक्शन के बाद, अपने सर्टिफिकेशन के बाद अपना जो एक्चुअल प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है उसको डालें कि आपने इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एज अ पायलट किया हुआ है। और आप चाहें तो यूडीमी के अलावा भी पावर बीआई सीखने के बाद आपको काफी डेटा इंटरनेट पे मिल जाएगा, जहां से आप सैंपल डेटा डाउनलोड करके खुद के डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। और पावर बीआई की एक कम्युनिटी भी है जहां पे आप अपने डैशबोर्ड बना के रख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पे आप बता सकते हैं कि रेफरेंस के लिए ये मेरा सर्टिफिकेट ऑलरेडी इस पोर्टल पे अपलोडेड है, और आप वहां पे जाके इस प्रोजेक्ट को अच्छे से रिव्यू भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आपका रिज्यूम बन जाता है, हालांकि रिज्यूम बनाने के लिए आपको काफी हेल्प की जरूरत होगी, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी की। ये आपको काफी कुछ हेल्प करेगी। और यदि शुरुआत में आप एज अ फ्रेशर हैं और आपकी इंग्लिश पे उतना आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उसे रिज्यूम में डाल सके, तो एक एक पॉइंट को आप चैट जीपीटी में जाके वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, आप जाएंगे, सबसे पहले अपना कैरियर का एक इंट्रो बनाएंगे और वहां पे लिखेंगे एनहांस इंग्लिश या फिर ऑर्केस्ट्रेट इज इन अ बेटर वे। तो आपका जो इंट्रोडक्शन होगा वो एक काफी अच्छे तरीके से डिजाइन करके आपको दे देगा। हालांकि इसमें भी आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि वो अपनी साइड से काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो आपको उसे फिल्टर करके एक छोटा समराइज प्रोफाइल इंट्रोडक्शन बनाना है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। कई बार लोग गलती कर देते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं, लेकिन आपको अपना ऑब्जेक्टिव, आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको वहां पे डालना चाहिए, ताकि जो इंटरव्यू आपको ले रहा है वो इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आपका जब ऑब्जेक्टिव पढ़ता है तो समझ जाता है कि आपको किस तरह से इंटरव्यू करना है, और इस पोजीशन में वो वैसे ही क्वेश्चन पूछता है जैसे क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड है। आपका रिज्यूम बनने के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका रिज्यूम का कवर लेटर, क्योंकि जब आप किसी को रिज्यूम भेजते हैं तो उसके साथ में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी जाना चाहिए, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कवर लेटर बोलते हैं, जो कि आपकी मेल बॉडी में भी हो सकता है। इसके अलावा यदि आप लिंक्डइन या किसी जॉब पोर्टल जैसे कि naukri.com का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां भी आपका कवर लेटर काफी कुछ हेल्प करता है, क्योंकि वो एक छोटी इंफॉर्मेशन होती है, एक आधा पैराग्राफ होता है जिसमें आपके बारे में लिखा हुआ होता है, और वो पढ़ के ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना है कि नहीं बुलाना है। इसके लिए भी आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़िए, मैं आपको उसका पर्सनल रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा जब आपका कवर लेटर बन जाता है तो उसके बाद आपका अगला स्टेप होना चाहिए कि आप एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं। रिज्यूम के हिसाब से आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है, जहां पे आप डिटेल में आपकी जो भी चीजें रिज्यूम में है उसको काफी अच्छे तरीके से सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। लिंक्डइन काफी पावरफुल है, और बहुत सारी बड़ी कंपनीज अपना रिक्रूटमेंट लिंक्डइन के थ्रू ही करती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो जॉब पोर्टल तक पहुंच ही नहीं पाती और लिंक्डइन से ही हायर हो जाते हैं। तो इसलिए आपको अपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल काफी अच्छी तरीके से बनाना है। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यदि इससे रिलेटेड आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट में डालिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। लेकिन जब आप रिज्यूम बनाते हैं या अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं तो उसमें आपको किस किस तरह के वर्ड्स यूज करने हैं, ये सारे कीवर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कीवर्ड के हिसाब से ही लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल को सर्च करके रिक्रूटर तक देगा। तो आपको वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज करने हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे कि पावर बीआई का आपने ऑलरेडी कोर्स किया है तो सर्टिफाइड पावर बीआई, और यदि आपने किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट किया हुआ है तो बैंकिंग में यदि आपने किया हुआ है, तो इस तरह के कीवर्ड्स को काफी आप यूज करें, ताकि ये सर्च इंजन आपके प्रोफाइल को सर्च करके रिक्रूटर तक पहुंचा पाए। और ये कीवर्ड्स आपको naukri.com जैसे पोर्टल में भी काफी हेल्प करते हैं, इसलिए आपको अपने कीवर्ड्स को काफी ध्यान से डिजाइन करना है। जब आपका लिंक्डइन बन जाता है, लिंक्डइन प्रोफाइल बन जाता है, तो उसके बाद आपको लिंक्डइन का नेटवर्क बनाना है। तो आप देखेंगे कि लिंक्डइन पे बहुत सारे रिक्रूटर्स हैं, लेकिन आपको टारगेट करना है उन्हें जो आपकी ड्रीम कंपनी है। तो आपने ऑलरेडी शायद ये सोच लिया होगा कि मैं टीसीएस में जाना चाहता हूं, या कॉग्निजेंट में जाना चाहता हूं, या कैपजेमिनी में जाना चाहता हूं, या किसी भी कंपनी में जाना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप उस कंपनी को सर्च कीजिए लिंक्डइन में, और वहां देखिए कि रिक्रूटर्स के कितने प्रोफाइल है, और उन रिक्रूटर्स को कनेक्शन भेजना चालू कर दीजिए। लिंक्डइन में आप फ्री वर्जन में एक हफ्ते में 50 नेटवर्क रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हालांकि यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड के यूज से 1 महीने का फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं लिंक्डइन पे, जहां पे आप एक हफ्ते में 150 तक नेटवर्क रिक्वेस्ट भेज सकते हैं रिक्रूटर्स के लिए, और वहां से आपको काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट जरूर एक्सेप्ट करेंगे। जब आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, उसके बाद आप उन्हें अपना डिटेल रिज्यूम एज अटैचमेंट में भी भेज सकते हैं, और अपना पर्सनलाइज मैसेज विद कवर लेटर भी आप उन्हें भेज सकते हैं, जिससे कि आप सीधा डायरेक्ट उन रिक्रूटर से कनेक्ट हो पाएंगे। और आपको काफी एक प्रोसेस, जो कि रिक्रूटर के अलावा भी काफी इंटरनल सिस्टम्स होते हैं जो कि आपके रिज्यूम को फिल्टर कर देते हैं ऑटोमेटिकली, उस प्रोसेस से आप बच सकते हैं।
इसके अलावा जब आपका नेटवर्क बन जाता है तो आप इन लोगों से डायरेक्ट बीच बीच में कनेक्शन भी भेज सकते हैं। जैसे कि कनेक्शन के लिए इंफॉर्मेशन आप भेज सकते हैं, कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उससे रिलेटेड आप उनके साथ में टच में रह सकते हैं, उनके बर्थडेज या फिर वर्क एनिवर्सरीज आती है तो आप उनके साथ कनेक्ट में रहते हैं। तो इस तरह के नेटवर्क बनाने से आप हमेशा उन रिक्रूटर्स के दिमाग में रहते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है ये इस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट है। तो जैसे ही उनके पास कोई प्रोफाइल आती है तो सबसे पहले आपसे ही कॉन्टेक्ट करते हैं, या फिर वो आपसे ना कॉन्टेक्ट ना भी करें तो वो अपने कॉन्टेक्ट में जब सर्च करेंगे तो आपका प्रोफाइल काफी ऊपर आएगा। इस सिचुएशन को लेके आपको डायरेक्ट उस कंपनी में एंट्री मिलने की काफी चांसेस हो जाते हैं। हालांकि इसके अलावा एज अ फ्रेशर आप जॉब पोर्टल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नौकरी.com आज भी फ्रेशर्स के लिए एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी नौकरी सर्च कर सकते हैं। लेकिन वहां पे आपका रिज्यूम और आपका कवर लेटर और उनके कीवर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी प्रोफाइल आप वहां पे अप्लाई करने वाले हैं उनको आप ठीक से पढ़ लें। हालांकि नौकरी.com पे जॉब्स को कैसे सर्च करना है ये काफी बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर डिटेल में वीडियो मैं बनाऊंगा। लेकिन यदि आपके पर्टिकुलर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट में ड्रॉप कीजिए, क्योंकि नौकरी.com पे लाखों लोग अप्लाई करते हैं और हो सकता है कि वहां पे आपका रिज्यूम टॉप पे ना आए। तो उसे टॉप पे कैसे लाना है उसके बारे में भी आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स उसमें बताऊंगा। जब आपका पोर्टल्स बन गए हैं, नेटवर्क बन गया है, तो ऑब्वियसली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आने चालू हो जाएंगे। तो उस सिचुएशन में आपको कौन सा इंटरव्यू के लिए जाना है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ और उस कंपनी से आए हुए इंटरव्यू कॉल लेटर के लिए उसमें जो जेडी है उसको काफी अच्छे से समझ लेना चाहिए। क्योंकि यदि आपका आपने जेडी को नहीं समझा है तो आप उस जेडी के हिसाब से अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। और जॉब में सब कुछ एक ही चीज होती है कि जो जेडी होता है और जो आपका प्रोफाइल, ये दोनों मैच होने चाहिए। यदि आप इस ट्रिक को ठीक से समझ जाते हैं तो आपको बहुत जल्द, वो बहुत ही कम इंटरव्यू में ही आपको नौकरी मिल जाएगी। बेस्ट गेस ये है कि विद इन 10 इंटरव्यूज यू विल गेट योर जॉब। एक बार आपका इंटरव्यू कॉल आ जाता है और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, फिर ये कंपनी जानी मानी है जैसे कि आपकी कॉग्निजेंट, टीसीएस, इन्फोसिस। तो वहां पे आप गूगल में सर्च कर सकते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर पावर बीआई इन टीसीएस। वहां पे आपको कुछ टॉप क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हालांकि आपको जेनरिक क्वेश्चंस भी देखने हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है। तो टेक्निकल क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स तो आपको गूगल से मिल जाएगा, लेकिन यदि जो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है उन्हें आपको काफी पर्सनलाइज करना पड़ता है। जैसे कि वो यदि पूछते हैं कि डिफाइन योरसेल्फ, तो आपको उसमें अपना इंट्रोडक्शन काफी अच्छे तरीके से रखना होता है। दूसरा यदि बोलते हैं कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, तो आपके लिए काफी पर्सनलाइज रिस्पांस देना होता है। आप इसमें गूगल से निकाले हुए क्वेश्चंस को, रिस्पांस को नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस को इंटरव्यूअर के सामने रखना काफी जरूरी होता है, क्योंकि इससे वो आपसे पर्सनली कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं। तो जब आप इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आपके लिए होंगे तो आप कमेंट्स में डालिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये काफी डिटेल्ड टॉपिक है और इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैं बनाने वाला हूं। जब आपका इंटरव्यू हो जाता है और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रिक्रूटर के साथ टच में रहना है। आपको रेगुलर उनको फॉलो अप करते रहना है, मेल करते रहना है, मैसेज करते रहना है, कॉल करते रहना है कि सर मेरे इंटरव्यू का फीडबैक क्या है। आपको उनसे फीडबैक मांगना चाहिए, आपका सिलेक्शन हो या ना हो। क्योंकि यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, यदि सिलेक्शन नहीं होता है तो एटलीस्ट वो आपको बता पाएंगे कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपको पता चल जाता है कि शायद आपका सिलेक्शन इस कारण नहीं हो क्योंकि आपका जो एजुकेशन था वो उस पर्टिकुलर कॉलेज से नहीं था जिससे कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, या फिर आपकी स्पेशलिटी जो थी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे नहीं थी जिससे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी। तो उस हिसाब से आप अपने रिज्यूम को वापस से चेंज कर सकते हैं, या फिर आप वापस से उन कुछ प्रोजेक्ट्स में अपना एक दो प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट बना सकते हैं और उनको अपने रिज्यूम में अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नए सर्टिफिकेशंस भी करने हैं तो ये भी आपको वहां से मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेशन ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, वैसे तो फ्री काफी कुछ मिल जाता है, लेकिन यदि आपको सर्टिफिकेशन करने भी है पेड सर्टिफिकेशन तो 500 से 700 की रेंज में आपको सारी टेक्नोलॉजीज के पेड वर्जन भी मिल जाते हैं, जहां पे आपको काफी लंबी ट्रेनिंग मिलती है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो इंटरव्यू का फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद आपको वहां से ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर आने के बाद आपको ऑफर लेटर में क्या मेजर चीजें देखनी चाहिए इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी मैं बनाऊंगा, लेकिन आपको मेजरली ये देखना चाहिए कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन शुरुआत में भेजा गया था क्या ऑफर लेटर उससे ही रिलेटेड है। इसके अलावा आपको किस तरह का बेंट दिया गया है, बेंट मतलब आपका कंपनी में लेवल क्या है, आप एंट्री लेवल पे या फिर एंट्री लेवल +1 लेवल पे, तो उस बेंट से डिफाइन होता है कि आपकी उस कंपनी में सीनियरिटी क्या है। और बेंट के हिसाब से ही आपको कंपनी में जो फैसिलिटीज मिलती है, जैसे कि आपको कितने लाख का इंश्योरेंस कवर मिलने वाला है, या फिर यदि आप ट्रेवल करते हैं तो आप किस क्लास से ट्रेवल करेंगे, आप ट्रेन से ट्रेवल करेंगे या फ्लाइट से ट्रेवल करेंगे, या फिर किसी मीटिंग के लिए जाते हैं तो उससे आप ट्रेन से जाना पड़ेगा, ऑटो से जाना पड़ेगा, या कंपनी आपको कैब करके देगी या ओला का रिम्बर्समेंट देगी। तो ये सारी कंडीशन आपके बेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ये क्वेश्चंस अपने एचआर रिक्रूटर से पूछ लेना है कि इस बेंट में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आप मुझे बता दीजिए। वैसे तो काफी लोग ऑफर लेटर में इस चीज को डाल देते हैं लेकिन उतनी डिटेल्स में नहीं डालते हैं, तो आपके पूछ लेना चाहिए। इसके अलावा आपका सीटीसी ब्रेकअप क्या है, तो सीटीसी कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि आपका 7 से 8 लाख
रुपए का दिखा रहा हो कि आपका सीटीसी है, लेकिन इसमें कई बार ऐसे कंपोनेंट ऐड कर दिए जाते हैं जो कि नॉन सीटीसी होते हैं, जैसे कि आपका ट्रेवल या फोन टेलीफोन रिम्बर्समेंट। तो इस तरह के कंपोनेंट ऐड कर दिए जाते हैं जिससे कि आपको लगता है कि आपका सीटीसी काफी ज्यादा है, लेकिन इन हैंड सैलरी काफी कम आती है टैक्स वगैरह काटने के बाद। तो आपको जब ऑफर लेटर मिलता है तो सबसे पहले उस सीटीसी ब्रेकअप को अच्छे से समझ लें। यदि उस सीटीसी ब्रेकअप को समझने में आपको कुछ इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन मेजरली आपको फोकस करना है कि आपकी इन हैंड सैलरी क्या है, इंसेंटिव क्या है, इसके अलावा जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो सीटीसी में डाले गए हैं, तो उससे आपको हो सकता है कि आगे चल के प्रॉब्लम होगी। क्योंकि शुरुआत में आपको अच्छा लगेगा कि ठीक है मेरा सीटीसी 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए का है, लेकिन इन हैंड हो सकता है आपको 5 या 6 लाख रुपए ही मिल रहा हो। इसके बाद यदि आप 1 साल 2 साल के बाद जब जॉब चेंज करने जाएंगे तो सामने वाली कंपनी के सामने जो अपना सीटीसी बताएंगे तो आप यही बताएंगे मेरा 10 लाख का सीटीसी है, तो उस वक्त में हो सकता है कि आपको सेकंड जॉब लेने में प्रॉब्लम हो। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने सीटीसी को अच्छे से समझ लें और इन हैंड सैलरी पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आप एक डेवलपमेंट जो रोल पे जा रहे हैं जहां पे आपको इंसेंटिव काफी कम ही रहेगा, इसलिए आपको इन हैंड सैलरी पे काफी कुछ ध्यान देना होता है। इसके अलावा यदि आपको एंट्री लेवल जॉब भी मिल रही है या फिर इंटर्नशिप भी मिल रही है, हो सकता है कि आपको शुरुआत में डायरेक्ट जॉब ना मिले, लेकिन यदि आपको कहीं पे इंटर्नशिप मिल रही है 2 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, तो आप उसे ले लीजिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना स्किल डेवलप कर लिया, सर्टिफिकेशन ले लिए हैं, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी कर लिए, लेकिन आपको एक कंपनी का रेफरेंस लेटर चाहिए। और आज की डेट में एक्सपीरियंस के बिना बड़ी कंपनी में एंट्री लेना भी थोड़ा चैलेंज हो गया है। तो यदि आपको कहीं पे इंटर्नशिप का मौका भी मिलता है तो आप उस मौके को गवाए ना, क्योंकि जितना ज्यादा आप जॉब हंटिंग में टाइम वेस्ट करेंगे उतने में तो आप एक इंटर्नशिप कंप्लीट भी कर लेंगे, और इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद काफी अच्छे चांसेस है कि आपको इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या फिर हो सकता है कि सेम उसी कंपनी में ही परमानेंट रोल पे नौकरी मिल जाए। ये सारे टॉपिक्स पे मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन यदि आपको आईटी इंडस्ट्री में बिना कोडिंग के 6 से 8 लाख तक की सैलरी चाहिए तो इस प्रोसेस को आप अच्छे से फॉलो करिए, और इसको फॉलो करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि विद इन अ मंथ आपकी नौकरी लग जाएगी। तो इस तरह के बाकी आने वाले टॉपिक्स जो हैं इनको डिटेल में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई इशू है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।